जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें अभी 17 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जो 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट में हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकताएं होती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला प्राथमिक, तो हम क्या कह सकते हैं, जैविकी प्राथमिक योग्यताएं हैं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती है। उसका जैविकी द्वितीयक योग्यताएं हैं जैसा कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, लिखने के लिए हमें स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं हैं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी क्रियाएं हैं। जैविकी द्वितीयक योग्यताएं हैं जैसे कि लिखना स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, विकास पूर्ण रूप से केवल, देखिए सीटेट का एग्जाम में केवल जो सेंटेंस होता है वो निगेटिव इफेक्ट डालता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा, विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर नहीं, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर, यानी सी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। विकास सिर से पांव की ओर होता है, बिल्कुल सही, विकास सिर से पांव की ओर होता है, एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक या संस्था है? तो देखिए, छोटे बच्चे हैं यानी प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं और सामाजिकरण का हमें कारक बताना है। तो निकटस्थ परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन या मुद्रित संचार माध्यम। तो देखिए, अब सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो क्या होता है, परिवार, आस पड़ोस, मित्र वगैरह। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? करते नहीं हैं, कर सकते हैं। इस चीज़ों को बहुत गौर करना होता है, क्योंकि हमसे गलतियां सिर्फ यहीं पर होती हैं। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसको एकदम से पढ़ जाते हैं और हमको लगता है इसका आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो किस अवस्था में कर सकते हैं, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर सकते हैं। यहाँ पर औपचारिक नहीं होगा, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? लगातार हम सम्मिलित करते आ रहे हैं, यानी हमको किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा, और जब परिवर्तन नहीं करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशन यानी एसिमिलेशन कहते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? चर्चा और वाद विवाद। तो देखिए, अब उनका नाम ही बता देते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है?
वाइगोस्की, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति हमारे सामने जो व्यक्ति होता है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी एमक्यू का सिद्धांत भी किसने दिया है? वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि चर्चा और वाद विवाद बहुत महत्व देता है, इसका मतलब अंतःक्रिया की बात हो रही ना, और सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसके द्वारा होगी? वाइगोस्की के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को क्या करती है? उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। तो बताइए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहेंगे? क्या अनुकरण कहेंगे, क्या अनुकूलन कहेंगे, क्या पाठ कहेंगे, या आत्मसात्करण कहेंगे? कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी लोग क्या कहेंगे? इसको हम स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ कहेंगे। पाड़ का मतलब ही होता है कि बालक को जब समस्या को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको बीच बीच में क्या मिलती रहे? मदद मिलती रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? नैतिक तर्क के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था? परिकल्पित स्थितियों का, कागज कलम आधारित परीक्षा का, चित्रकला का, या रिपोर्ट कार्ड का? देखिए अब लॉरेंस कोहलबर्ग को क्या हुआ था? लॉरेंस कोहलबर्ग को नैतिक दुविधा हुई थी। उन्होंने हिंज नाम पर वैज्ञानिक पर प्रयोग किया था ना, तो हिंज नामक वैज्ञानिक क्या कर रहा था? उसको नैतिक दुविधा थी। तो यानी अब उसके सामने ऐसी स्थितियां आ गई थी, ऐसे संकट आ गए थे कि उस समय में वो क्या निर्णय ले ये वो भी नहीं समझ पा रहा था। उसे ही हम क्या कहते हैं? अब परिकल्पित स्थितियां कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? पहला, बाल केंद्रित पाठचर्या को, दूसरा, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, चौथा, चिंतन के अभिसारी तरीके को। तो देखिए बात किसकी हो रही है? बात हो रही रचनावादी का समर्थन करने वाले। जो रचनावाद का समर्थन करेंगे वो हमेशा किसको महत्व देंगे? बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की समालोचना इसलिए की जाती है क्योंकि पहला, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। तो आईक्यू तो सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह में रखते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बुद्धि लब्धि परीक्षण की, तो आलोचना क्यों की जाती है? उसकी आलोचना तो इसीलिए की जाती है ना कि वो परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए हम उसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक है। दूसरा, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन कोई प्रभाव नहीं होता है। सी, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। डी, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेंडर प्रमुख रूप से
एक निर्मित है। अब देखिए जेंडर की जो अवधारणा है वो किसने बनाई है, तो जेंडर की जो अवधारणा क्रिएट की है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई है, वो समाज के साथ सामने यानी समाज के द्वारा क्रिएट की गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। अगला, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ना तो ए और ना ही आर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, तो देखिए अगर रचनात्मक आकलन है तो वह सत्र के अंत में कहाँ किया जाएगा। केवल सेंस मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंस देता है, केवल निगेटिव सेंस देता है, यानी समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किसका यूज किया जाता है, रचनात्मक आकलन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। अब देखिए किस चिंतन की बात हो रही, समालोचनात्मक, तो बंद अंत वाले चिंतन नहीं, मुक्त अंत वाले चिंतन होना चाहिए। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, ठीक है। अभिसारी चिंतन नहीं, अभिसारी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया केवल निगेटिव सेंस देता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा पढ़ाई जाए, यानी कोई प्रमुख समूह है उसको वही भाषा पसंद है तो वही भाषा पढ़ाई जाएगी। ऐसा तो कर नहीं सकते, यानी भेदभाव तो हमको अपनाना ही नहीं ना, एक समावेशी कक्षा है। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखा कर देना, यह भी गलत हो जाएगा। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाना, उनकी जो अपनी स्थानीय भाषा है, तो बिल्कुल सही। अगला, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम करना, तो यह भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, और एक होता है डिसलेक्सिया और एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी विकार है, और जबकि डिसलेक्सिया क्या है, यह पठन संबंधी विकार है। तो देखिए कहाँ पर पढ़ने संबंधी विकार दिख रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने के लिए अनुच्छुक होते हैं, यानी पठन संबंधी विकार ही क्या कहलाता है, हमारा डिसलेक्सिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है, बताइए। दृष्टिबाधित बालक के समावेशन में कौन बाधक है, ये ध्यान देना है। रिकॉर्ड की एक श्रव्य सामग्री, सुनने वाली सामग्री दृष्टिबाधित है तो सही है उसके लिए। ब्रेल लिपि सही होगी दृष्टिबाधित के लिए। दृश्यात्मक सहायक सामग्री मौखिक विवरण के साथ, यह भी सही होगी, लेकिन केवल लिखित और मुद्रित यह गलत हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको बताना था कौन बाधा बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख, सॉरी 19 मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता है, क्या विशेषता है प्रतिभाशाली बच्चों की, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है। रचनात्मकता की कमी होती है, नहीं, उनमें रचनात्मकता की तो क्या अधिकता पाई जाती है, यानी क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाधित संप्रेषण कौशल, उनमें संप्रेषण कौशल बाधित होता है, यह भी गलत होगा। दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, यह भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखा है उच्च स्तर,
उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। बौद्धिक क्षमता यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? स्मृति, पहला, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। निर्माण एवं विवेचना दोनों में सक्षम है, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम। और डी ऑप्शन, ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में। देखिए, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार जो स्मृति होती है वो निर्माण और विवेचना दोनों में क्या होती है? सक्षम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डॉट यानी डैश शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। कैसे शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। तो बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्री को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। पहला, सहभागिता के बहुविधि साधन, भेदभाव के बहुविधि तरीके हिस्सा नहीं है, हमको ये ध्यान देना, हिस्सा नहीं है। प्रतिनिधित्व के बहुविधि साधन या व्यक्तित्व के बहुविधि तरीके, तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन भेदभाव के बहुविध तरीके यह गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं? अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा, कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय के द्वारा या अभिसारी चिंतन के द्वारा? तो देखिए, अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा समस्या समाधान को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने में सहज सिद्धांत होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब बालक क्लास आता है तो उसको आप ये नहीं कह सकते ये कोरी स्लेट है, यानी इसको कुछ नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। सहज सिद्धांत उनमें भी होते हैं। इस प्रकार की समझ पूरी तरीके से अतार्किक और इन्हें अनदेखी करनी चाहिए, आप अनदेखा नहीं कर सकते, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं, तो बिल्कुल सही। हमें नहीं बताना है, ये ध्यान देना है। भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होता है, यह भी सही है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यह गलत है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं, यानी जुड़े हुए हैं। अगला, भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं, यह भी सही है, लेकिन हमको बताना क्या था? कौन नहीं होगा? तो नहीं कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा, दो अभिप्रेरणा होती हैं, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरणा जिज्ञासा हो गई, रुचि हो गई, तत्परता हो गई, मतलब किसी काम को करने की इच्छा हो गई। ये सभी किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? आंतरिक प्रेरणा में। बाह्य प्रेरणा में पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, या अपनी बड़ाई करवाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ये सब चीज़ें किसको? ये सब बाह्य प्रेरणा से संबंधित हैं। यानी हमको क्या बताना है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो जिज्ञासा है, रुचि भी उदाहरण है, स्पष्टता के साथ चाहत भी है, लेकिन पुरस्कार पाने के लिए प्रयास यह नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो बिल्कुल सही। पठन सामग्री बहुत अमूर्त और जटिल, यह गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, यह भी गलत हो जाएगा। और पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित ना किया जाए, यानी पूर्व ज्ञान से ना जोड़ा जाए, यह भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों में बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देखने से बचना चाहिए। और विद्यार्थियों को कोई स्वायत्त नहीं देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यही फिनिश होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।